चलिए हम लोग कर रहे हैं वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल, यानी हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की, राइट। जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ लेयर्स बनती हैं, यानी कि जो अर्थ है अर्थ की कुछ लेयर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आती है क्षोभमंडल, यानी ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, और फिर आती है आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर, और लास्ट में हम बढ़ते हैं बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फेयर की तरफ। सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल कौन सा है। पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के बाद में है स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर और उसके बाद एक्सोस्फेयर। अब अगर क्षोभमंडल की बात की जाए तो जो गुब्बारे उड़ते हैं हाइड्रोजन के, वो क्षोभमंडल में उड़ते हैं। जो प्लेन टेक ऑफ करते हैं वो कहाँ से करते हैं? समताप मंडल की तरफ जाते हैं क्षोभमंडल में। तो कुछ कुछ प्लेन्स होते हैं जो समताप मंडल तक जाते हैं, अदरवाइज जनरली प्लेन्स कहाँ उड़ते हैं? क्षोभमंडल में उड़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये सर्कल बड़ा है, ये सर्कल छोटा है, तो प्लेन भी अपना फ्यूल बचाना चाहते हैं तो वो नीचे ही उड़ते हैं। अगर मौसमी घटनाएं ना हो, इसका मतलब क्या है कि मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभमंडल में होती है। समताप मंडल कुछ नहीं हो रहा, तापमान भी समान है। इसके बाद जो उल्का वगैरह गिरते हुए आपको दिखते हैं वो समताप मंडल की घटना होती है। आयन मंडल, एक प्रकाश दिखता है जिसे ऑरोरा बोरेलिस या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, वो आयन मंडल में होता है। संचार उपग्रहों को कम से कम आपको आयन मंडल में ही स्थापित करना पड़ेगा, राइट। सो इसमें आप सबसे पहले देखते हैं हम क्षोभमंडल। अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर ये एक आवरण के रूप में कवर हो रखी है, और पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की सतह से लगा हुआ जो मंडल है वो कहलाता है क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर, क्लियर है। जब हम इस ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं तो इस ट्रोपोस्फियर के अंदर यहां पे क्या है? ग्रेविटी है, ग्रेविटी है। जो भी ऊपर चीज है उसको ग्रेविटी क्या कर रही है? नीचे खींच रही है। 1643 में जन्म हुआ था न्यूटन का, और 1670 में न्यूटन ने ग्रेविटी का प्रिंसिपल दिया था। ही वॉज 27 ईयर्स ओल्ड। प्रिंसिपिया बुक है जो इसको डिफाइन करती है। डोंट कंपेयर विद योरसेल्फ दैट तुम तो 27 से बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। ये ग्रेविटी सभी चीजों को
हवा, पानी, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ खींच रही है। इसलिए ज्यादा हवा होगी, हवा ज्यादा होगी नीचे और हवा कम होगी ऊपर जाने पर। राइट? इतना तो फंडा समझ में आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से। अब हवाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल यानी कि जो क्षोभ मंडल है, वहीं पे हमारा ये जो पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है, ये दो भागों में बटा होता है। एक होता है मेट्रोलॉजी और दूसरा होता है एरोलॉजी, वायुर्विज्ञान और मौसम विज्ञान। ठीक है? तो जब मेट्रोस्फीयर होता है, यहाँ पे कि मेट्रोलॉजिकल घटनाएं घटती हैं, जो वायुमंडलीय वो घटनाएं होती हैं जिनसे आपके यहाँ पे मौसम या ऋतुएं प्रभावित होती हैं, वो होता है। उसके ऊपर होता है एरोलॉजी, जहाँ पे एयर है लेकिन वो आपके मौसमों को प्रभावित नहीं करती है। तो मेट्रोलॉजी जो होती है वो यहाँ पे होती है, यानी कि ऋतु विज्ञान में जिस वर्ग सेक्शन को पढ़ते हैं वो यहाँ पे होता है। ठीक है? अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको मुख्य रूप से वायुमंडलीय गैसेस मिलेंगी। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन कहाँ मिलेगी, नीचे या ऊपर? नाइट्रोजन ऊपर मिलेगी या नीचे मिलेगी? ऊपर मिलेगी। यानी नाइट्रोजन बहुत हल्की है, अगर भारी है तो नीचे, अगर हल्की है तो ऊपर। सिंपल फंडा है। तो नाइट्रोजन ऊपर मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी नीचे। 78% के आसपास में है भाई। ठीक है? दूसरी कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। कहाँ मिलेगी, ऊपर या नीचे? नीचे मिलेगी। कितनी है? अराउंड 21%। तीसरी कौन सी है? कहाँ मिलेगी? कितनी है? 0.93 के पास है। कहाँ मिलेगी? नीचे मिलेगी। सब भारी है। हीलियम, हाइड्रोजन, ऑर्गन कहाँ मिलेंगी? ऊपर मिलेंगी। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन नीचे मिलेंगे। मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं, वैज्ञानिक नहीं बनते इसके लिए। अब आप अगर कंपेयर करने लगेंगे, जो आपका शुरुआती आंसर आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था? आप कंपेयर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन को करने लगे। अभी तक मैंने इनकी बातें नहीं की है। हम कह रहे हैं कि ओवरऑल गैसेस में ज्यादातर गैसेस कौन सी हैं? जो भारी हैं वो नीचे की तरफ मिलेंगी, जो हल्की हैं वो ऊपर मिलेंगी। तो हीलियम, हाइड्रोजन ऊपर मिलेगी, और तभी तो गैस का गुब्बारा ऊपर जाता है। गैस का गुब्बारा ऊपर क्यों जा रहा है? हल्की गैस है उसमें, है ना? हीलियम, हाइड्रोजन के साथ कहाँ जाएगा गुब्बारा? ऊपर जाएगा। और अगर उसी के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर भर दोगे तो वहीं पड़ा रहेगा, फुस, है ना? तो ये जो गैसेस हैं, ये ज्यादातर गैसेस कहाँ पे होंगी? नीचे होंगी, ड्यू टू ग्रेविटी, एंड बिकॉज जो हैवियर है वो नीचे होंगी, जो हल्की है वो ऊपर होंगी। सीधा सा नियम बन गया। अब यहां पे सूरज बाबा भी है, ऐसे ही लगा देते हैं इंतजार कि यहाँ पे अंदाजा लगा लेते हैं। अब ये लग गई भाई धूप, किस पे? पृथ्वी पे। तो सतह पे जब धूप पड़ेगी तो सतह को क्या करेगी? गर्म। ये बिल्कुल आसान वाला है ये तो, और तुमने दिया भी इतना बढ़िया है। तो इस पे पड़ी और इसे कर देगी गर्म। अब इससे हवा टकराएगी तो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। साधारण तो है भाई, यहां से गर्मी आई, सतह हो गई गर्म, हवा टकराई, हवा हो गई गर्म। इतना आसान है। ठीक जी?
चल हवा गर्म होके हल्की नहीं होगी? अब तुम लगाने लगे विज्ञान, हम थोड़ी हल्के भारी की बात कर रहे हैं अभी तो हम कह रहे हैं हवा है ना, हवा हो गई गर्म, ठीक। अब 3 गैस हैं, कौन सी हैं? 3 मुख्य गैस। अब तीनों ही गर्म हो रही हैं, इनमें से सबसे ज्यादा गर्म कौन सी रहेगी? इनमें सबसे ज्यादा गर्म होगी ये वाली। वैसे आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी गैस है? सोच के देखो, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन तुम लेते हो, हैं? पर तुम खुद कार्बन के बने हुए हो। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कैसे जियोगे? वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो सब कार्बन के बने हुए हैं। और इन दोनों को छोड़ दो, आप ऑक्सीजन के दौरान भी जीवित रह सकें, इसके लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, जो सर्वाइवल गैस बोली जाती है। आपकी सर्वाइवेबिलिटी नाइट्रोजन पे आधारित है। आपने माचिस की तिल्ली जलाई, वो जली जाएगी, राख की हो जाएगी सीधा। तो धीरे धीरे जो जलती है वो इसके कारण जलती है क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन मौजूद है। समझ में आई बात? वरना जो जल रहा है वो तुरंत जल जाएगा। खैर, तो मंदक का रूप धारण करती है नाइट्रोजन। खैर, अब इस पे गर्मी पड़ी, गर्म कर दिया हवा को। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी ज्यादा, क्योंकि भारी है और हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए नीचे गर्मी ज्यादा है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ठंडक होती जाएगी। ऊपर जाने पर गर्मी फिर से ये बहुत बदतमीजी है। सो गर्मी और ऊपर क्या है? ठंडक है। तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। यानी कि अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएं, कितने मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में? 1000। तो अगर इससे अंदाजा लगाएं तो 1 किलोमीटर जाने पर 6.4 डिग्री टेम्परेचर में कमी आ जाएगी ऊपर जाने पर। आसान है ना? अब आसानी चीजें हैं। इसी चक्कर में यही कारण है कि हिमालय पे बर्फ जमा हो रखी होती है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई कितनी है भाई? माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है? यानी 8.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है, तो 8 किलोमीटर में कितना होगा? 8 × 48। अब नीचे अगर 20 डिग्री था तो ऊपर होगा -28 डिग्री। और हवा में मौजूद जो नमी है, द मॉइस्चर इन द एयर विल बी फ्रीज एंड टर्न इनटू आइस एट 0 डिग्री, और -28 है, जमा ही रहेगा। है ना मजेदार फंडा? अब ये जो हवा है, अब आते हैं तुम्हारे वाले बिंदु पे प्रजापति। जैसे ही गर्म हुई हवा, तो हवा क्या होगी? फैलेगी, हल्की होगी, तो किधर जाएगी? ऊपर चली जाएगी। अब ऊपर जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट का भी तो नियम लागू होगा। पढ़ा है ना डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? बताएं, स्थानांतरण का सिद्धांत। भाई अगर आप एक बाल्टी पूरा पानी लें और उसमें 1 मग पानी और डाल दें, तो क्या होगा? बाल्टी में से 1 मग पानी बाहर आ जाएगा। यही होगा ना? तो बाल्टी में तो 1 बाल्टी पानी रह सकता है। तो अगर ये हवा नीचे वाली ऊपर जा रही है, तो कोई तो जब हवा उसकी जगह घेरेगी तो ऊपर वाली नीचे आएगी। तो नीचे से गर्म हवा जा रही है ऊपर, ऊपर की ठंडी आ रही नीचे। चाय बन रही है, चाय ऐसी तो बनती है फ्राई पैन में, है? तो इसे क्या कहते हैं? कन्वेक्शन।
तो अब ये जो नीचे आग लग रही है, इसके कारण जो लिक्विड है वो सारा ऊपर तक नीचे आ रहा है। इसे कहते हैं संवहन। क्योंकि यहाँ पे संवहनीय धाराएं चलती हैं, इसलिए क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक जी, इतनी बात आई समझ में? हमारे तो बहुत समझ में आ रही है, हमारे नहीं आई थी पहली बार समझ में। भाई ये तो बहुत ही बदतमीज है। तुम 1 मिनट दो, मैं पहले इसका जुगाड़ कर। तो इस जोन में क्या होता है, संवहनीय हवाएं चलती हैं, इसलिए इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। अब हो क्या रहा है कि तुम्हें मेरे को एक जवाब देना पड़ेगा। वर्षा क्या होती है? हाय हाय, क्या क्वेश्चन पूछ दिया है। वर्षा क्या होती है? What is rain? What is rain? वर्षा का पानी नीचे आता है, फिर वेपराइज होके फिर ऊपर आता है। गुड, चलो मान लेते हैं। मान लेते हैं, मान। साधारणतः जो पानी होता है सतह पे, उसका इवेपोरेशन होता है, ऊपर जाता है, संघनन होता है, बादल बनते हैं और नीचे बरस जाते हैं। एक बार इस सिस्टम को हम देख ही लेते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं इतना टाइम हो या ना हो कि आपके साथ हम इसको कंप्लीट कर पाएँ। तो मैं थोड़ा सा आपको इस पर ज्ञान बखार देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पानी है, सन है, ये जो पानी है ये इवेपोरेट हो रहा है, यानी इसका हो रहा है, इसका हो रहा है वाष्पीकरण। ठीक जी, तो इसका हो रहा है वाष्पीकरण, यानी मान जा भाई, इसका हो रहा है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन होकर के जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, बादल, यानी हो रहा है इसमें संघनन, यानी कंडेंसेशन, और फिर ये बारिश बरस जा रही है नीचे, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। यही हो गया ना भाई? किसी को कोई कष्ट? हाँ, हीट जो ट्रांसफर होती है, यानी हीट अगर दो मीडियम में जा रही है तो उसे कहते हैं रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन और
एडवेक्शन, ठीक है ना। तो हमने कन्वेक्शन पढ़ा यानी संवहन, कन्वेक्शन जोन होता है वो। एक होता है कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन? पार्टिकल्स मूव नहीं करते, हीट मूव। जब पार्टिकल्स मूव नहीं करते लेकिन हीट मूव करती है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। जैसे कि एक लोहा है, लोहे के ऊपर आपने रोटी रखी और रोटी गर्म हो गई, तो रोटी क्या बन रही है? कंडक्शन हो रहा है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे लेकिन गर्माहट आ जा रही है। पानी है, पानी के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और पानी के पार्टिकल्स दूसरे पानी को गर्म कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कन्वेक्शन। रेडिएशन, क्या होता है रेडिएशन? केवल रेज हैं, देयर इज नो मीडियम बिटवीन, और वो रेज डायरेक्टली हीट को ट्रांसफर कर रही है जैसे सन की रेज, तो रेडिएशन। और एडवेक्शन, व्हाट इज एडवेक्शन? व्हाट इज एडवेक्शन? टोटल हीट ही क्या कहते हैं, एलिमेंट्स के साथ यानी कि पार्टिकल्स के साथ ट्रांसफर हो जा रही है हॉरिजॉन्टल, इन जनरल हॉरिजॉन्टल एडवेक्शन। जैसे लू चलती है, जो लू चल रही है वो एग्जांपल किसका हो गया? एडवेक्शन का, राइट। अब देखते हैं हम यहां पे इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में यहां पे एक प्रोसेस चल रहा है। वो प्रोसेस कौन सा है, किस तरीके से जा रही है? कन्वेक्शन के द्वारा हो रहा है। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन, संवहन, राइट। अब ध्यान से समझिए, हमने बताया बादल कहां बनते हैं, पहले ये समझने की जरूरत है। लगभग 5 to 6 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक। अब कोई जगह यहां पे पहाड़ों पे है, कोई जगह पहाड़ों पे है, पहाड़ ऊंचे भी होते हैं, यहां पे पानी का स्रोत है कुछ, और यहां से कन्वेक्शन की प्रक्रिया चालू होती है। टेम्परेचर क्या है यहां पे भाई? अगर यहां पे अगर 30 डिग्री है तो यहां पे 20 डिग्री है, ठीक है। अब यहां पे 20 डिग्री है और यहां से अभी ट्रेवल टाइम जो है दोनों का वो है 4 किलोमीटर। यानी बादल बनने की प्रक्रिया, जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, वो होने के लिए जरूरी क्या है? लगभग 4 किलोमीटर का ट्रेवल। लेकिन जब हवा यहां से जाती है तो लगभग 3 किलोमीटर पे 0 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर। हवा कंटिन्यूसली ठंडी हो रही है और 0 डिग्री हो गया टेम्परेचर। जब 0 डिग्री हो गया तो उसके बाद क्या होगी? हवा जम जाएगी। इससे पहले कि बादल बने, इससे पहले कि यहां पे बादलों का फॉर्मेशन होता है, यहां पे बर्फ जम जाएगी। पानी जो है वो बर्फ बन गया। जब वो बर्फ बनेगा तो हैवी हो जाएगा और वो यहां पे गिरने लगेगा। इसे कहते हैं स्नोफॉल। स्नोफॉल बारिश नहीं होती। स्नोफॉल इज नॉट रेनफॉल, स्नोफॉल इज अ सेपरेट थिंग। क्यों? किसी भी ऊपर से आने वाले पानी को नीचे जो गिरता है उसे वर्षा नहीं कहते, क्योंकि वर्षा सिर्फ उसी को कहेंगे जिसमें कि प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन होगा, संघनन की प्रक्रिया जरूरी होती है, ठीक है। स्ट्रेटा और क्यूमुलोनिम्बस आर 2 टाइप्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड के नाम प्रकार पूछे जाते हैं, सीधा लिख देगा क्यूमुलोनिम्बस क्या है या निम्बस क्या है। स्ट्रेटा और क्यूमुलोनिम्बस बादल के प्रकार होते हैं। हम बात इसकी क्यों कर रहे हैं? बात कर लेते हैं ओस की। क्या ओस गिरती है? आजकल सुबह सुबह जाओगे तो बाहर ओस दिखेगी। क्या ओस बारिश होती है? क्यों? क्योंकि जो दिन भर में
भाई आज अगर धूप अच्छी हुई तो कल सवेरे ओस होगी। क्यों? क्योंकि धूप में जितना पानी ऊपर गया, बादल बनने से पहले ही ठंडक होने लगी शाम में, और फिर वो नीचे आने लगा, तो वो ओस के रूप में नीचे आके गिर गया। बादल बनने से पहले ही पानी हैवी हो गया। पानी का हैवी होना क्या कहलाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। हवा की अपनी भार उठाने की क्षमता होती है, भाई समझते रहो, वो ज्यादा जरूरी है। हवा की अपनी भार उठाने की क्षमता है। ये जो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, ये 10 किलो पानी उठा सकता है, बहुत छोटा क्लाउड है। जैसे ये 10 किलो 100 ग्राम होगा पानी, ये गिर जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता से ज्यादा हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि आधा बादल बारिश कर दे, आधा ना करे, पूरा का पूरा गिर जाए, पूरा का पूरा एक बार में गिर जाए। अगर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा एक बार में हो रही है एक निश्चित समय में, तो इसे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। ये ऑफिशियल डेफिनेशन है बादल का फटना, जो कि केदारनाथ में हुआ था। बादल फटने की घटना कौन सी होती है? जब 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा एक ही बार में हो जाए, यानी पूरा बादल धड़ाम से नीचे गिर गया और बारिश कर दे, तो बाढ़ आएगी, तूफानी बारिश। ठीक भाई। अब एक ऐसी भी वर्षा होती है, मैंने क्यों पूछा आपसे वर्षा क्या होती है? एक ऐसी भी वर्षा होती है जो ऊपर से नीचे आती है लेकिन नीचे गिरती नहीं। कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। विरगा, कुछ मरुस्थलीय इलाके हैं ईरान वगैरह के, जहां पे कि नीचे से इवेपोरेशन होता है, ऊपर जाता है पानी, क्लाउड बनता है और वहां से बारिश होती है। लेकिन इस दौरान इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि इस माइक्रोवेव ओवन में लगभग जमीन पे गिरने से 50 से 100 फुट के दौरान ही बारिश जो होती है, पानी जो होता है वो फिर से भाप बन जाता है और वो आर्द्रता को और ज्यादा बढ़ा देता है। इस रेनफॉल को विरगा बोलते हैं, जो कि बारिश हो रही होती है लेकिन नजर नहीं आती जमीन पे, क्योंकि वो गिरती नहीं। ठीक भाई, तो यहाँ पे सारा प्रोसेस समझ में आ गया। हमारे यहाँ पे जो बारिश होती है इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड मॉनसून। जनरली मॉनसून की वर्षा होती है। मॉनसून की वर्षा दुनिया में और किसी देश में नहीं होती। कहां होती है? भारत में होती है, भारत में स्पेसिफिकली होती है। और अगर हम पृथ्वी के इक्वेटर के आसपास जाएंगे तो यहां पे जो वर्षा होती है उसे कहते हैं संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। कौन सी वर्षा? कन्वेक्शनल रेनफॉल, क्योंकि रोज सुबह से शाम तक जो इवेपोरेशन होता है उससे बादल बनते हैं और बरस जाते हैं। दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल, यानी कि संवहनीय वर्षा, यानी कि वहां पे किसी मौसम विशेष में ये वर्षा नहीं होती है। बात आ गई समझ में? ठीक जी। कब कौन सी वर्षा हो रही है? कन्वेक्शनल रेनफॉल में एक प्रकार के बादल बनते हैं जो बहुत बड़े बादल और अचानक बन जाते हैं। इन क्लाउड्स को कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, हिंदी में कपासी मेघ। अगर बोला जाए कपासी मेघ से बारिश कहां होती है, तो संवहनीय वर्षा होती है, इक्वेटर के आसपास होती है, जो कि अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, इन सभी जगहों पे होती है। अब अगर मैं आगे बढ़ सकूं तो चलूं फिर वापस अपनी कहानी पे। फिर तेरी कहानी याद आई। हाँ, तो हम बात कर रहे थे संवहन मंडल की। तो इस तरीके से ये जितने भी बादल बन रहे हैं वो कहां बन रहे हैं? क्षोभमंडल में बन रहे हैं। इसलिए सभी वायुमंडलीय घटनाएं
सभी वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में होती है। यानी बिजली कड़कना, बादल बनना, बादल गरजना, वर्षा होना, ये सब घटनाएं कहाँ की हैं? क्षोभ मंडल। क्लियर? जानकारी जो लेते हैं मौसम सब यहाँ पे, सब यही। ठीक भाई? सो टोटल जो वायु है वायुमंडल में जो टोटल वायु है उसका 75% वायुभार क्षोभ मंडल में मिलता है। क्लियर? इसके बाद आता है क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा होती है वो 8 से 18 किलोमीटर के बीच में होती है। तो इससे आता है एवरेज। एवरेज कितना है? 14 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा की एवरेज ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर। क्लियर है? 8 से 18। अब 18 किलोमीटर की ऊंचाई कहां पे होगी? जहां गर्मी होती है। यानी अगर आप देखेंगे इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर की ऊंचाई होगी और पोल के ऊपर 8 किलोमीटर की ऊंचाई होगी, जहां ठंडक होती है। यानी जहां ठंडे क्षेत्र होंगे वहां पे हवा संकुचित होती है, संपीड़ित होती है, और जहां गर्म होगा वहां पे फैलती है, गर्मी से हवा फैलती है। इसलिए इक्वेटर के ऊपर यानी विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल ज्यादा फैला हुआ है और पोल्स पे इसका फैलाव कम है। क्लियर है? क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। और जैसा नाम से पता चलता है तो स्ट्रेटोस्फीयर मतलब जहां पे तापमान समान रहे, जहां पे तापमान समान रहे वो होता है स्ट्रेटोस्फीयर। राइट? इसमें ठीक ऊपर याद रखिएगा, इसकी शुरुआत कहां से होती है? ऑन एवरेज 8 से 18 किलोमीटर है, कहीं पे 18 कहीं पे 8, लेकिन इसके ऊपर वाले सेक्शन का फैलाव है 50 से 60 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 50 तक और कहीं कहीं पे 60 किलोमीटर तक। अब ये जो 8 या 18 है, ये जो 8 या 18 है, यहां से लेकर के और लगभग 32 किलोमीटर तक समताप मंडल है। समताप मंडल के अंदर ही 32 किलोमीटर से कहीं पे 50 और कहीं पे 60 के बीच में कौन सा मंडल है? ओजोन मंडल, क्योंकि ओजोन की परत पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि मंडल 5 है, क्योंकि ओजोन मंडल भी जोड़ दीजिए, पर ओजोन मंडल ओजोन की गैस है जो कि समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए एक सेपरेट मंडल नहीं जुड़ेगा यहां। ठीक है? ओजोन क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं रोकती है। ये बहुत जेनरिक टर्म हो गई अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट 3 प्रकार की होती है, UVA, UVB और UVC। तो ये UVB और C को नहीं रोकती। किसको रोकती है? A, B और C को रोक लेती है, UVA को नहीं रोकती है। UVA ही है जिसके कारण कि आपको सन प्रोटेक्शन फील्ड SPF 70 तक का सनस्क्रीन लोशन लगाना पड़ता है बॉडी में। यानी कि सूर्य की से अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आती है, जिसकी मेगा वेवलेंथ ज्यादा होती है वो पहुंच जाती है। इनका प्रभाव तो ज्यादा होता है लेकिन मेगा वेवलेंथ इनकी कम होती है, 220 और 240, ये 440 पे चलती है।
इसलिए ये नीचे तक आ जाती है, लेकिन इसका प्रभाव कम होता है, तो केवल आपको काला करेगी। ये वाली कौन सी होती है, ये काला नहीं करेंगी, ये आपका डीएनए स्ट्रक्चर भी चेंज कर देंगी, स्किन डिजीज होंगी इससे। इसलिए ये जो O3 बॉन्ड होता है ये यूवी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसलिए ओजोन का डिप्लेशन नहीं होना चाहिए। ओजोन को मापने के लिए, ओजोन की जो परत होती है इसकी मोटाई मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। ओजोन की इस परत को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। ओजोन को नुकसान पहुंचता है कार्बन से। क्लोरीन जो एक्टिव हो जाता है उसके कारण ये प्रभाव पड़ता है। कहाँ यूज होती है, एसी में, रेफ्रिजरेटर में, ठंडी करने वाली जगह पे। सामान्य भाषा में फ्रीऑन के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं, वो गैस होती है जो फ्रीऑन होती है। दूसरी, और क्या नुकसान पहुंचाता है इसको, ये परत पतली क्यों हो रही है, तो रॉकेट लॉन्च, स्पेस के लिए जो रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं, अगर एक ही जगह से जाते रहेंगे तो उनकी जो वाइब्रेशन है वो इस हवा को फैला देती है, गैस को, और वो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है वहां से। इसी को कहते हैं ओजोन परत का पतला होना, यानी ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के प्रति जागरूकता के लिए 16 सितंबर का दिन निकाला गया है। अंटार्कटिका के जो छेद हैं वो बंद हो रहे हैं, लेकिन नए भी बन रहे हैं। साउथ अफ्रीका के ऊपर जो छेद था वो बंद हो चुका है, पतली है वहां से ओजोन की परत। और तीसरा जो नुकसान पहुंचाने वाला कारक है, शायद ये देख लेना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, शायद बोरोन की छड़ या रोडोन की छड़ होती है जो कि रिएक्टर्स में मॉडरेटर के रूप में यूज की जाती है। रेडोन की छड़ होती है शायद, आप इसको देख लीजिएगा, बिकॉज ये वैज्ञानिक रूप से मैंने कभी प्रयोग के रूप में नहीं देखा, तो इसलिए मेरे को इसकी जानकारी नहीं। तो ये 3 कारण होते हैं भाई ओजोन डिप्लीशन के, ये आपको याद कर लेने हैं, महत्वपूर्ण है। तो आपको पता चल गया कि ओजोन होती है 32 से 50 या 32 से 60 किलोमीटर के बीच में, 18 या 8 किलोमीटर से लेकर के 50 या 60 किलोमीटर तक होती है समताप मंडल। समताप मंडल में तापमान समान रहता है, बढ़ता नहीं है, क्योंकि वायुमंडलीय घटनाएं होती नहीं है, हीट होती नहीं है। इसलिए बहुत सारे ऐसे वायुयान होते हैं जब उन्हें रॉकेट लॉन्च करना होता है तो वो इसी लेवल पे चलते हैं, ठीक है ना, इसी लेवल में चलते हैं। मैंने कोशिश की थी वायुयान चलाने की, अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है तो आई कांट हेल्प इट, ठीक है। समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है आयन मंडल। आयन मंडल जहां पे कि संचार उपग्रह स्थापित किए जाते थे। अब तो क्या किए जाते हैं, तो बहुत नीचे हो गया, तो बहुत ऊपर किए जाते हैं। तो कुछ संचार उपग्रह, यानी कि सबसे शुरुआती परत यही है जहां पे कि संचार उपग्रह स्थापित किए जा सकते हैं। वरना अब तो 3600 किलोमीटर ऊपर संचार उपग्रह लगाए जाते हैं ताकि बड़ा एरिया कवर करे, क्योंकि जितना नजदीक होगा उतना कम एरिया कवर करेगा, जितना दूर होगा उतना ज्यादा एरिया कवर करेगा। ये जो क्षेत्र होता है इसमें आयंस होते हैं, यानी कि हवा के ऐसे पार्टिकल्स जो कि हीट के कारण, हीट प्लस लो प्रेशर, भाई प्रेशर कम है और गर्मी है, इसके कारण ये चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही जैसे कि स्वेटर उतारो अगर सर्दी में तो उसमें से बिजली निकलती है, तो ये वही घर्षण के कारण बिजली उत्पन्न करने लगते हैं। इस प्रकाश को कहते हैं ऑरोरा। क्या कहते हैं? ऑरोरा। अब इस ऑरोरा प्रकाश को 2 जगह से देखा जाता है, उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से।
पर इसके लिए जो टर्म आती है वो ये नहीं आती। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश तो है, लेकिन इसके लिए टर्म ये नहीं आती। इसके लिए टर्म जो उत्तरी ध्रुव है उसे ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं बोरोलिस, और दक्षिणी ध्रुव को ऑस्ट्रेलिस। तो इसे कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरोलिस। ये जो प्रकाश है ये दक्षिणी ध्रुव से दिखता है। ग्रीक टर्म ऑस्ट्रेलिस, इसी से ऑस्ट्रेलिया भी नाम रखा गया था, और बोरोलिस। तो ऑरोरा बोरोलिस उत्तरी ध्रुव से नजर आता है, और प्रकाश ये ग्रीन और रेड और जामुनी पर्पल कलर का, और ये दक्षिणी ध्रुव से नजर आता है, इसे कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। यहां तक की कहानी ठीक है? और ये सिर्फ ठंडे एरियाज में क्यों दिखता है? क्या मतलब सिर्फ ठंडे एरियाज में दिखता है ना? ठंडे, ऑब्वियसली वो ठंडे एरिया है क्योंकि ऊपर है, ठंडेपन से कोई मतलब नहीं है इनका, क्योंकि वहां पे जो सूर्य की जो लाइट होती है उसका जो एंगल जो होता है वो इस तरीके का बनता है कि वहां पे वो प्रकाश दिख पाता है, क्योंकि प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूर्य का पीछे से, और वो उन कणों को चमका दे रहा है, इसलिए वो चमकते हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो वो ध्रुवों पे ही नजर आ सकता है। बस दैट्स इट। इसके बाद अब बाह्यमंडल हो गया तुम्हारा काम।